सो हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं यानी कि ऋषभ त्यागी सर आए हैं सीएस सिद्धांत वाले बच्चों के लिए एक और नया चैप्टर लेकर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो कि अगर अभी आपकी इतनी सेल्स चल रही है, अभी आपका इतना फायदा चल रहा है, तो फ्यूचर में आने वाले मंथ में वो कितना फायदा हो सकता है, वो कितना सेल्स हो सकता है। क्योंकि इन सभी चीजों की एस्टिमेशन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मालूम है कि दिवाली का सीजन चल रहा है, बहुत सारे चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। अब इन डिमांड को देखते हुए मैं अगले साल का फॉरकास्टिंग करूंगा कि यार मेरे आने वाले 3-4 महीनों में इतनी की सेल्स तो होगी होगी। वही सब प्रेडिक्ट करना हमारा कहलाता है फॉरकास्टिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ है, परफॉर्मेंस है जिस भी बिजनेस की, वो बहुत बड़ा मैटर करता है हमारे इन सभी के लिए। चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी कंपनी के अंदर वाले लोग हो, वो सभी जानना चाहते हैं कि अभी तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन भविष्य में इसको देखते हुए हम एक एस्टिमेशन करते हैं। उस एस्टिमेशन को हम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉरकास्टिंग। तो उसको करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस टेक्निक को फॉलो करते हैं। बेसिकली आपको मालूम है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है बेटा। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, अगर कोई भी इक्विटी में आपने चेंजेस किया, यानी इन सभी चीजों के बारे में हमें क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, लेकिन फोरकास्टिंग के साथ। मतलब सर मान लीजिए मेरी इस साल की बैलेंस शीट बहुत अच्छी चल रही है। अब मेरी इस साल की जो बैलेंस शीट है वो मुझे फायदा दिखा रही है 2 लाख रुपए का, मान लिया। अगली साल मैं इसको बेस मानते हुए, अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए, अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए फ्यूचर के बारे में एनालाइज करूंगा, फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट करूंगा कि यार इस साल मुझे इतने का सेल्स हुआ तो अगली साल इससे ज्यादा सेल्स होगी। वो मेरा क्या है, फॉरकास्टिंग है, जो डिपेंड करता है कि हमने किस चीज को ध्यान में रखना है। लेकिन यहां पर 2 चीजें आपको वरी करती हैं, एक होता है आपका बजट और एक होता है आपका फॉरकास्टिंग। एक होता है आपका बजट और एक होता है आपका फॉरकास्टिंग। बजट का मतलब होता है जो चीज आपका न्यूमेरिकल टर्म्स में आएगा। इस साल 3-4 महीने बाद, 5-6 महीने बाद आप कितना खर्चा करने वाले हो, बजट है। कितने की सेल्स होगी, बजट है। कितना कॉस्ट लगेगा, बजट है। कितना पैसा रिसीव हो सकता है, बजट है। लेकिन फोरकास्ट में चाहे वो न्यूमेरिकल हो या ना हो, दोनों आ जाता है। अभी की सिचुएशन को देखते हुए भविष्य की सिचुएशन को जब हम फोरकास्ट करते हैं, वो न्यूमेरिकल टर्म्स में भी हो सकती है, यानी कि वो हमारी इकोनॉमिक भी हो सकती है और हमारी वो नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक याद है आपको क्या बोला था? इकोनॉमिक हमारी वो एक्टिविटी होती है जो एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए करी जा रही है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करी जा रही है ना। हम मंदिर जाते हैं, हम किसी गरीब की मदद करते हैं, हम माँ बाप के पैर छूते हैं, ये सब हमारी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वही चीज हमारी डिफर करती है कि बजट में हम वो डाटा देखते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, और फॉरकास्टिंग में चाहे वो न्यूमेरिकल हो या ना हो, दोनों चीज में आता है, उसको हम कहते हैं हमारा फॉरकास्टिंग। सो कहा जा रहा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइजेस, इन्वेस्टिगेट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर फाइनेंशियल कैपिटल एंड इनकम सिचुएशन ऑफ एंटिटी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस डिटेल कंपोनेंट्स प्रोवाइडेड थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है कि हमारे पिछले परफॉर्मेंस, हमारे प्रेजेंट परफॉर्मेंस, और इनको देखते हुए कि जो फ्यूचर की परफॉर्मेंस हो सकती है, हम उसको एस्टिमेट करते हैं कि क्या हो सकती है, अच्छी या बहुत अच्छी या फिर
चलिए, तो इट ऑल्सो हेल्प्स to depict and to interrupt the financial situation and development. The accounting financial statement are considered as an open source of information as per legislation and their composition, disclosure, presentation. जब भी हम अपनी कंपनी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या हम नहीं, हमारे इन्वेस्टर्स लेना चाह रहे हैं, हमारी सप्लायर्स लेना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट लेना चाह रही है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा जरिया है जिससे वो किसी भी डिसीजन तक पहुंच सकती है कि ये कंपनी अच्छी है या ये कंपनी बुरी है। तो उसी को देखते हुए हम एस्टिमेट करेंगे कि हम आगे और अच्छा कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना अच्छा करने की जरूरत है, वही हमारा होता है फॉरकास्टिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां पर आपको दे रखा है फॉरकास्ट, बजट, प्रोजेक्शन और प्रोफोर्मा। फॉरकास्ट का मतलब होता है एक प्रोबेबल इवेंट वेयर इन द बिजनेस इज लाइकली हेडेड, यानी कि व्हाट इज लाइकली टू हैपन, क्या हो सकता है, अभी ऐसा चल रहा है, भविष्य में क्या हो सकता है उसके बारे में फॉरकास्ट है। न्यूमेरिकल टर्म्स के बारे में आप सोच रहे हो कि अभी इतने की सेल्स हो रही है, अभी इतने का फायदा हो रहा है, भविष्य में कितने का होगा, वो हमारा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि हम ऐसे काम करेंगे, अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो क्या क्या हो सकता है, वो हमारा कहलाता है प्रोजेक्शन। और उसके बाद होता है हमारा प्रोफोर्मा, द इफेक्ट ऑफ अ फ्यूचर ट्रांजैक्शन, फ्यूचर ट्रांजैक्शन, पास्ट परफॉर्मेंस, वो सारी चीज होती है हमारी क्या, प्रोफोर्मा। क्या होता है प्रोफोर्मा, द इफेक्ट ऑफ अ फ्यूचर ट्रांजैक्शन, यानी कि भविष्य में अगर आप ऐसा कर दोगे तो उससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अभी सही है, अभी सही है, भविष्य में आप सोच रहे हो कि आप ऐसा कर दोगे, भविष्य में आप सोच रहे हो कि ऐसा कर दोगे और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ अभी के कंडीशन पर, वो हमारा कहलाता है प्रोफोर्मा। ये चारों बेटा एमसीक्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन है किसका, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का। क्या हो रहा है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग और प्रिडिक्टिंग कंपनीज फाइनेंशियल फ्यूचर बाय एग्जामिनिंग हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ डाटा लाइक रेवेन्यू है, कैश फ्लो है, खर्चे हैं, सेल्स है। It is at the heart of driving license, business performance and stakeholder confidence। क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि ये हमारी एक प्रोसेस है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल फ्यूचर क्या होगा, किसको देखकर, रेवेन्यू को देखकर, सेल्स को देखकर, कैश फ्लो पोजीशन को देखकर, एक्सपेंस को देखकर, ताकि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिनकी दिल की धड़कन ही हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनकी दिल की धड़कन सही सलामत बनी रहे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल भी लिया है, वो आगे भी डिस्कस करेंगे। मोर ओवर जो फाइनेंशियल प्लान है जो एस्टिमेट करता है क्या, कि हमारी इनकम है, हमारे खर्चे कैसे कैसे हो सकते हैं, हमारा फाइनेंशियल फोरकास्ट सॉलिड होना चाहिए, और कुछ 4 टेक्निक है जिनको वो फॉलो करता है। यहां पर कह रहा है फाइनेंशियल फोरकास्ट वर्सेस बजटिंग। Based on research and expert arguments, a concrete financial plan is built on both forecasting and sound spending guidance। जो भी हमारे रिसर्च होती है, एक्सपर्ट आर्गुमेंट होता है, वो एक फाइनेंशियल प्लान पर बिल्ड होता है। अब वो क्या कहता है, दोनों चीजों को, कि हमने जितना खर्चा किया है अभी या भविष्य में करने वाले हैं, उन सभी के बारे में बताता है। It is important to note that the term financial forecasting and budgeting are separate process, can't be used interchangeably। दोनों ही नाम भी अलग है और काम भी अलग है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इज अ क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप इन द बजटिंग प्रोसेस। जैसे कि आपको याद होगा, जब हम अकाउंटेंसी करते थे तो वहां पर एक बुक कीपिंग होता था और एक आपका अकाउंटिंग होता था। आपसे कहा जाता था कि पहले बुक कीपिंग की जाती है, उसके बाद में अकाउंटिंग की जाती है। बुक कीपिंग जहां खत्म होती है, अकाउंटिंग वहां शुरू होती है। सेम फंडा, जो आपका फोरकास्टिंग खत्म होती है तब आपकी बजटिंग चालू होती है। पहला स्टेप फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, दूसरा स्टेप आपका बजटिंग। जो ये आपसे कह रहा है मीनिंग क्या है, ये बस एस्टिमेट किया जाता है कि क्या हो सकता है। बजट बताता है पॉलिसी और प्रोग्राम जो आपको फॉलो करनी है किसमें, फ्यूचर में। ये प्रोबेबल है, हो सकता है, ये प्रपोज्ड है, ऐसा होगा।
इसके लिए कोई कंट्रोल करने के लिए टूल नहीं है, इसके लिए हमारे पास टूल है। इट इज अ प्रीलिमिनरी स्टेप फॉर बेस ऑफ बजटिंग। बजटिंग का जो पहला स्टेप है वो हमारा कौन करता है, फोरकास्टिंग करता है, और उसके बाद हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, बजट में। इट एंड्स विद फोरकास्ट ऑफ लाइकली इवेंट, यह बताता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। इट बिगिंस व्हेन फोरकास्टिंग एंड, जब फोरकास्टिंग खत्म हो जाता है तब ये स्टार्ट हो जाता है। स्कोप की बात करी जाए तो ये वाइडर है और ये लिमिटेड है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग वर्सेस फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। सेम है, जैसा आपका फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और बजटिंग है वैसा ही आपका फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और प्रोजेक्शन है। यानी कि आप चीजों को फोरकास्ट करके अपने किसी ना किसी मूवमेंट को ले रहे हो, अपने किसी ना किसी डिसीजन को ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि यार इस महीने तो मेरी जो सेल्स है वो 5% से बढ़ गई, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी सेल अगले महीने 8% बढ़ जाए। ये मेरा क्या है, प्रोजेक्शन है। इसके लिए मैंने क्या करा, फोरकास्टिंग करी। कितनी थी इस महीने की, 5%। वो होता है हमारा फाइनेंशियल फोरकास्टिंग वर्सेस फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। चलिए यहां पर ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीपीपी में भी लगाया है, और मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को मैं आपको भी करवाऊं। क्या बोलते गब्बर आर्मी, इस क्वेश्चन को मैं आपको भी अच्छे से करवाऊं। देखो बेटा क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, सनराइज लिमिटेड हैज गिवन द फोरकास्ट सेल्स फ्रॉम मार्च 2024 टू सितंबर 2024 एंड एक्चुअल सेल्स फॉर जनवरी एंड फरवरी 2024। एक कंपनी है सनराइज लिमिटेड, ठीक है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने अपनी जनवरी और फरवरी को सेल्स देखी और जनवरी से फरवरी की सेल्स को देखते हुए उन्होंने मार्च से लेके सितंबर की सेल्स को एस्टिमेट किया है कि इतनी हो सकती है। जनवरी और फरवरी की इतनी है तो मार्च वगैरह की इतनी हो सकती है, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 5 मंथ्स, 5 महीने का बजट बनाना है, कैश बजट, कि हमारे पास एक्चुअल में पैसा कितना आएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहां से यहां तक आपको सेल्स दे रखी है, ये आपकी एक्चुअल है, ये आपकी एक्चुअल है, यहां से सब आपकी एस्टिमेटेड है, और ये आपको एडजस्टमेंट दे रखा है। चलिए फटाफट से पहले आपको बनाना है कैश बजट। सर कैश बजट का मतलब कि इन महीनों में मेरे पास कितना पैसा आ जाएगा, ठीक है, इन महीनों में मेरे पास कितना पैसा आ जाएगा, उसके लिए मैं क्या बना रहा हूं, कैश बजट। कैश बजट किस में से आएगा, सबसे पहले यहां पर, हाँ जी, मंथ कहां से स्टार्ट करने हैं बेटा, इसमें मार्च, उसके बाद आपको अप्रैल, उसके बाद आपका मई, उसके बाद आपका जून, और उसके बाद आपका जुलाई, ठीक है। ये आपको 5 मंथ्स का लेके चलना है। और कैश बजट कैसे बनता है, बहुत ही इजी, जो भी आपकी रिसीप्ट है और जो भी आपका पेमेंट है, रिसीप्ट में से पेमेंट को माइनस कर दो, सब हो जाएगा। रिसीप्ट में से पेमेंट को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में शुरुआत में आपको ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है, यानी मार्च की शुरुआत का, तो मैंने यहां पर लिख दिया ओपनिंग कैश बैलेंस, और इसको मैंने नाम दे दिया ए, कितना है, 50,000। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, ये ए पार्ट हो गया। अब पार्ट आएगा आपका रिसीप्ट का, जिसमें आप लिखोगे कैश सेल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, और टोटल कर दोगे, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बहुत अच्छे से। पहला पॉइंट देखो, कैश सेल्स 20% और क्रेडिट्स, ये पेन चेंज कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, कैश सेल्स 20%, क्रेडिट सेल 80%, रिसीवेबल इन द 3rd मंथ, मतलब
अगर जनवरी की जो सेल हुई है वो 80% उधार हुई है और ये जो उधार हुई है उसका पेमेंट 3rd महीने में मिलेगा, यानी कि जनवरी का पेमेंट फरवरी मार्च में मिलेगा, फरवरी का पेमेंट अप्रैल में मिलेगा, मई का पेमेंट जुलाई में मिलेगा और जून का पेमेंट एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो फिलहाल पैसा कितना आ रहा है 20%, तो मार्च का 20%, 1,60,000 का 20% 32,000, ठीक है, कितना 32,000, ठीक। अभी यहां तक आपको रुक जाना है। अब आपको वो अमाउंट निकालना है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, यानी कि जो हमारे डेटर्स हैं उनसे पैसा कितना आएगा। इसके साथ साथ मैं यहां पर एक पेमेंट का भी बना दूं, यही कॉलम बनेगा पेमेंट का, सी कॉलम बनेगा, ये हमारा बी कॉलम बनेगा पेमेंट। तभी तो आपको एक्चुअल मालूम पड़ेगा कि पैसा कितना आपके पास आ रहा है। मंथ वही रहेंगे, मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून और आपका जुलाई, ठीक है। चलिए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अब सर पेमेंट में क्या क्या आएगा, देखिए बेटा पेमेंट में क्या क्या आएगा। पेमेंट में देखो वेरिएबल एक्सपेंसेस 5% ऑन टर्नओवर टाइम लैग हाफ मंथ। इसका मतलब है वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज होते हैं, ठीक है, लेबर पर जो खर्चा करते हैं, प्लस टर्नओवर का 5%, ठीक है। लेकिन टर्नओवर का जो 5% है उसका आधा पेमेंट इस महीने और आधा पेमेंट अगले महीने, यानी इसके लिए कैलकुलेशन के लिए एक और कॉलम ओपन होगा, इस कैलकुलेशन के लिए एक और कॉलम ओपन होगा, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस। बेटा बहुत अच्छे से देखते जाना कौन कौन से कॉलम आपको बनाने पड़ सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस, अब इसमें शुरुआत से चलेगा बिल्कुल, यानी कि जनवरी से। तो सेल्स यहां जनवरी से स्टार्ट करेंगे, सेल्स अच्छा ऊपर लिख देते हैं या चलो ऐसे ही कर देंगे, हाँ जी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। अब यहां पर कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस में सेल्स लिखा आपने यहां पर, ठीक है, सेल्स के साथ साथ वेरिएबल एक्सपेंसेस, उसके साथ पेमेंट, पेमेंट में आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। बहुत ही ध्यान से समझना बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, सारी सेल्स को लिख ले रहा हूं, ठीक है। यहां मैंने नाम दिया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। सेल्स में देखता हूं कितना कितना है, 160 140 160 2 लाख, ठीक है। तो 160 140 160 2 लाख, उसके बाद 160 2 लाख 180, कितना कितना 160 2 लाख 180, तो 160 2 लाख और 180, ठीक है। और मुझे शायद कहां तक बनाना है, जुलाई तक बनाना है, ठीक है। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ये जो टर्नओवर है इसका 5% वेरिएबल एक्सपेंसेस है और जो कि आधा आधा, आधा इस महीने और आधा अगले महीने, ठीक है। तो अगर मैं इसका 5% निकालूंगा तो 8,000, आधा इस महीने और आधा अगले महीने,
इसका अगर मैं 5% निकालूंगा 1,40,000 का 7,000, आधा इस महीने, आधा अगले महीने। इसका मैं अगर 5% निकालूंगा तो अगेन 8,000, आधा इस महीने, आधा अगले महीने। इसका अगर मैं 5% निकालूंगा तो आएगा 10,000, आधा इस महीने और आधा अगले महीने। इसका अगर मैं 5% निकालूंगा तो सेम 8,000, आधा इस महीने, आधा अगले महीने। इसका मैं सेम निकालूंगा 5%, 10,000 आएगा, आधा इस महीने, आधा अगले महीने। इसका निकालूंगा तो आपका 1,80,000, ये आपका 10% कितना हो गया 18,000, ये आपका हो गया 9,000, आधा इस महीने और आधा अगले महीने। यहां तक कोई दिक्कत कोई भी? अब देखते जाएंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस हमें कब तक से चाहिए? हमें चाहिए कब से चाहिए बेटा? शुरुआत से चाहिए या लास्ट से चाहिए? कब से चाहिए? हमें चाहिए मार्च से। अभी मतलब है किससे? मार्च से। तो कितना? 7,500, अप्रैल का 9,000, मई का भी 9,000, जून का भी 9,000 और 9,500 जुलाई का। ठीक है, तो पेमेंट साइड में हम लिख लेते हैं 7,500, 9, 9, 9, 9.5। चलिए, पेमेंट साइड में सबसे पहला वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना कितना? 7,500, 9, 9, 9 और 9.5। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? अच्छे से, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब आपको देखना है और क्या खर्चे हैं। देखो, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स 80% रिसीवेबल इन द थर्ड मंथ, तो इसका अलग से कॉलम बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ कैश और डेटर्स वाला। वेरिएबल एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हो गया। कमीशन 5% ऑन क्रेडिट सेल्स पेबल इन द थर्ड मंथ। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं, मैं समझाऊंगा। परचेज 60% ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट थर्ड मंथ, पेमेंट विल बी मेड इन द थर्ड मंथ फ्रॉम परचेज। यानी कि जनवरी की ये सेल्स ये रखी है, इसमें जो परचेज होगी वो तीसरे महीने का 60% है। तीसरे महीने का 60% है। तो हमें क्या करना है? ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन सब का 60% हमारा जो परचेज है वो हमने किया है, पेमेंट करना है। तो यहां पर क्रेडिटर्स ऑन परचेज। ठीक है, क्रेडिटर्स ऑन परचेज। तो आई नो कि आपको भी मालूम होगा कि आपके लिए मोबाइल अवेलेबल, सॉरी कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो मैं इसके लिए आपके लिए कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। चलिए, यह आपका मार्च का 1,60,000, 1,60,000 का 60% कितना हो जाएगा? 96,000। तो यहां पर आ गया 96,000। उसके बाद 2 लाख का 60% कितना हो जाएगा? 1,20,000। उसके बाद अगेन 1,60,000 का 60%, तो यह हो गया हमारा 96,000। उसके बाद 2 लाख का 6%, 12,000, सॉरी 1,20,000। उसके बाद 1,80,000 का 60%, तो 1,08,000 होगा शायद, करके देख लेते हैं। हाँ जी, 1,08,000। चलिए, तो अभी हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गए बेटा और क्रेडिट ऑन परचेज हो गया। और देखते हैं क्या खर्चा दे रखा है आपको। और आपको दे रखा है रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस 6,000 पेड एवरी मंथ, तो 6,000 इनका रेंट एंड अदर टैक्सेस है। रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000। उसके बाद और क्या कह रहा है खर्चों में? पेमेंट है, टैक्स हुआ है 40,000 का मार्च में और फिक्स एसेट परचेस करी 1,00,000 मई में। ठीक है, मार्च में टैक्स दे रखा है, तो टैक्स 40,000,
फिक्स एसेट्स परचेज, फिक्स एसेट्स परचेज 1 लाख का मई में। अब आपका कुछ पॉइंट छूटे थे यहां पर, जैसे कि कमीशन, उसको समझाने के लिए मैं यहां पर आपका कैलकुलेशन करता हूं, कैलकुलेशन ऑफ कैश एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, चलिए यहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे और जनवरी से लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका सेल्स जनवरी, फरवरी, डिंग 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 डिंग, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, सेल्स, अब सेल्स में हमारा कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और कमीशन। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखते हैं ना बेटा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो सबसे पहले सेल्स लिख लेते हैं हम, कितनी थी सेल्स, हमारे यहां से भी ले सकते हैं, हमने एक और किया था ये 1,60,000, 1,40,000, 1,60,000। ठीक है, तो सेल्स 1,60,000, 1,40,000, 1,60,000, उसके बाद 2 लाख, 1,60,000, 2 लाख, तो 2 लाख, 1,60,000 और 2 लाख, और ये शायद 1,80,000 था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि कैश सेल्स है 20% और क्रेडिट सेल्स है 80%, तो इसका 20% अगर मैं निकालूंगा तो 32,000 हो गया, इसका 20% 28,000 हो गया, इसका 20% 32,000 हो गया, इसका 20% 40,000 हो गया, इसका 20% 32,000 हो गया, इसका 20% 40,000 हो गया, और इसका 20% 36,000 हो गया। ठीक, अब क्रेडिट सेल्स कितना बचा, अगर मैं 32,000 माइनस करता हूं तो 1,28,000 ये बचा। ठीक है, अब 1,40,000 में से माइनस करता हूं तो 1,12,000 ये बचा, 1,28,000 अगेन ये बचा, 1,60,000 ये बचा, 1,28,000 ये बचा, हाँ जी, उसके बाद 1,60,000 ये बचा, और ये बच गया 1,44,000। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी बेटा। ठीक है, अब यहां पर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ये जो क्रेडिट सेल्स है उसका पेमेंट जो डेटर्स है वो तीसरे महीने में कर रहा है, यानी कि जनवरी का पेमेंट कर रहा है कब, जनवरी का पेमेंट कब कर रहा है, वो मार्च में कर रहा है। फरवरी का पेमेंट कब कर रहा है, वो अप्रैल में कर रहा है। मार्च का पेमेंट कब कर रहा है, वो मई में कर रहा है, और अप्रैल का पेमेंट कब कर रहा है, वो जून में कर रहा है। मई का पेमेंट कब कर रहा है, वो जुलाई में कर रहा है। ये तो हुई है बात। ठीक, और आपसे कह रहा है कि जो हमारी क्रेडिट सेल्स है उसका कितना परसेंट, 5% कमीशन देनी पड़ रही है, वो भी तीसरे महीने में, तो इसका 5% हो जाएगा मेरे ख्याल से 6,400, 1,28,000 का 5%, 6,400 तीसरे महीने में, यानी कि यहां पर 1,12,000 का 5%, 5,600, 1,28,000 का गेन 6,400, 1,60,000 का 5% 8,000, और 1,28,000 का 6,400। तो ये आ गई आपकी कमीशन, कमीशन आ गई 6,400 मार्च की, 5,600, 6,400 8 है, लिख दो 6,400 5,600। तो ये हमारा पेमेंट कहाँ है, ये रहा। तो इस पेमेंट में कमीशन के नाम से कॉलम आ जाएगा कमीशन ऑन सेल्स। 6,400 मार्च की आई थी,
5,600 अप्रैल की, इसकी भी शायद 6,400 थी, बाकी और मंथ की कितनी थी, 8,000 और 6,400, 8,000 और 6,400। अब हम जरा बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। दो पेमेंट की साइड आपका कितना दे रखा है, 7,500 प्लस 96,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000 प्लस 6,400 तो ये आ रहा है आपका 1,55,900 मार्च का। अब देखिए यहां पर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, आपको मार्च में कितना पैसा मिला था डेटर से, कितना पैसा मिला था, 1,28,000, ठीक है। तो कितना मिला था, 1,28,000, ठीक, कितना, 1,28,000। अब जरा इसको जोड़ेंगे हम लोग, इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा, वो 1,55,900 था, ये आपका 1,28,000 प्लस 32,000 प्लस 50,000, तो ये हो गया 2,10,000। 2,10,000 में से 1,55,900 माइनस करोगे तो ये आएगा 54,100। ये 54,100 जो आया ये अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो गया। क्या हो गया, अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो गया। ऐसे ही हमें करते जाना है, साथ साथ ऐसे ही हमें सबका करते जाना है। जैसे अप्रैल की मैं ओपनिंग बैलेंस आ गया, अब मुझे क्या करना है, अप्रैल का ये सारे खर्चों को जोड़ना है। कितना आपका, 9,000 प्लस 1,20,000 प्लस 6,000 प्लस 5,600, तो ये आ रहा है अप्रैल का 1,40,600। और अगर मैं इधर बात करूं तो अप्रैल का सेल्स कितना था, अप्रैल का सेल्स है कहाँ गया, 2 लाख, 2 लाख का 20% यानी कि 40,000। और अप्रैल में डेटर से पैसा कितना आया, 1,12,000, 1,12,000। तो इसको मैं जोड़ देता हूं, कितना हो गया, 54,100 प्लस 40,000 प्लस 1,12,000, ये आ गया 2,06,100। तो माइनस कर देता हूं, माइनस 1,40,600, तो ये आ गया 65,500। तो ये अगले महीने का क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये कैसे आ रहा है, रिसीप्ट में से पेमेंट को माइनस करने के बाद, यानी ए प्लस बी माइनस सी। तो यहां पर लिख भी सकते हो हम लोग, यहां पर लिख भी सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी। कितना आया था, 54,100, ये कितना आया था, 65,500। तो ये अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बनता जाएगा। तो अब मैं इसका टोटल करूंगा, मई का 9,000 प्लस 96,000 प्लस 6,000 प्लस 1,00,000 प्लस 64,100, तो ये आएगा 2,17,400। वही मैं उसकी बात करूं तो कैश सेल्स कितना हुआ मई का, मई का 1,60,000 का 20% यानी 32,000। और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना था, 1,28,000, 1,28,000। इसको जरा जोड़ लेते हैं हम लोग, ये आपका 65,500 प्लस 32,000 प्लस 1,28,000, तो ये हो गया 2,25,500। तो 2,25,500 में से आप लोग माइनस कर दोगे 2,17,400, तो ये आपका आ जाएगा 8,100। तो ये 8,100 अगले महीने का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको पूरा सॉल्व करना है। अगेन हम जून का ले लेते हैं, जून का 2 लाख, 2 लाख का 20% 40,000, और मेरे ख्याल से डेटर से पैसा आया था 1,60,000। ठीक है, अब उधर का टोटल करते हैं हम, जून का टोटल करेंगे तो ये आपका 9,000 प्लस 1,20,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000, तो ये हो गया 1,43,000। तो 1,43,000 ये हो गया। और इधर का टोटल करता हूं मैं तो 40,000 प्लस 1,60,000 प्लस 8,100, तो 2,08,100 में से 1,43,000 माइनस करें तो 65,100 आएगा, जो कि यहाँ का बैलेंस बन जाएगा।
और जुलाई की मैं बात करूं तो जुलाई का 36,000 ये, और पेमेंट कितना आया था 1,28,000। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है जब आपको बजट वाले दिखाई देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, इस क्वेश्चन को एक बार आप अपने आप से भी ट्राई करना। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं, पूरा कैलकुलेशन है यहां पर। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कंपोनेंट्स एंड फैक्टर्स, फॉलोइंग कंपोनेंट्स एंड फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जब भी हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करते हैं तो इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान में रखते हैं। क्या? डिफाइन द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। क्यों कर रहे हो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, क्या जरूरत है आपको फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करने की? कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डाटा एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा सोर्सेज, जो आपके पास डाटा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो आपके पास डाटा हो, प्लस वो डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, वो एकदम सही होना चाहिए। अब फॉरवर्ड लुकिंग टाइम हॉरिजॉन, कहां तक का देख रहे हो, मतलब अभी आपने क्वेश्चन किया था ना जनवरी और फरवरी की सेल्स के हिसाब से आप कहां तक चले गए थे, 5 महीने और आगे तक चले गए थे। फॉर्मूला टू डिटरमाइन हाउ मच वेट गिव एनी पीस ऑफ डाटा, किसी डाटा को आप किस हिसाब से देख रहे हो, उससे आप कितना कैलकुलेशन करने की सोच रहे हो, ये सारे आपके पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं जब आप फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करने जा रहे हो। ठीक है, तो इसमें 4 मेथड है बेटा, सॉरी 5 है। सबसे पहला है बेस्ड ऑन रेवेन्यू परसेंट ऑफ टर्नओवर, यानी कि जो आपकी सेल्स हुई, अभी आपने क्वेश्चन देखा था हर चीज किससे जुड़ी हुई थी, सेल्स से जुड़ी हुई थी, तो उसको हम हमारा कहते हैं बेस्ड ऑन रेवेन्यू। जहां पर आपने देखा कैश सेल्स भी, क्रेडिट भी, एक्सपेंसेस भी, वेरिएबल एक्सपेंसेस भी, कमीशन भी, वो किस में से ले जा रहे थे, रेवेन्यू यानी सेल्स में से ले जा रहे थे, उसकी बात हो रही है। एज पर दिस मेथड आइटम्स लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, स्टॉक है, कैश है, ये एक परसेंटेज बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है सेल्स का। दोज परसेंटेज आर देम अप्लाई टू फ्यूचर सेल्स, अब वही फ्यूचर सेल्स पर अप्लाई की जाती है। आपने देखा था अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन करवाया, सेम वही मेथड की बात हो रही है यहां पर। सेकेंड होता है मूविंग एवरेज मेथड, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, नेमली द एवरेज और वेटेड एवरेज ऑफ प्रीवियस पीरियड टू फॉरकास्ट द फ्यूचर। मतलब पिछले महीनों में आपने क्या काम करा, उन सबको जोड़कर जितने मंथ हमने लिए हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो कि एवरेज निकालना, उसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज मेथड। यहां फॉर्मूला दे रखा है P1 P2 P3, 3 महीने का हमने कैलकुलेशन किया और 3 से ही डिवाइड कर दिया, यहां पर नाम दिए जा रहे हैं। Constant growth rate, it assume a company historical growth rate will remain constant. Forecasting future revenue involves multiplying company previous year revenue by its growth rate. Say if growth rate was 12% in previous year, constant rate 12% forecasting for 22 days shall be considered as it. मतलब जो इस साल की आपकी ग्रोथ रेट है, आप उसी ग्रोथ रेट को सोचते हो कि अगली साल भी इतना तो होगा ही होगा, उसके अगली साल भी उतना तो होगा ही होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ग्रोथ रेट। फिर आपका रिग्रेशन मेथड, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। 2 वेरिएबल के बीच में चल रहा है, एक हमारा डिपेंडेंट है और दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट है। द डिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट द फोरकास्टिंग अमाउंट व्हाइल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो हमारी सेल्स है वो डिपेंडेंट, मतलब कि अगर हमारा एडवर्टाइजमेंट में चेंज हुआ, उसके खर्चों में चेंज हुआ, तो हमारी सेल्स पर भी चेंज आएगा, जिसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू bx प्लस a। y यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, b हमारी स्लोप लाइन है, x हमारा इंडिपेंडेंट है और a हमारा जहां पर वो आपस में एक चेंज की वजह से दूसरे में चेंज आएगा। डेल्फी मेथड, डेल्फी मेथड का मतलब होता है जहां पे हम कुछ एक्सपर्ट्स जो लोग होते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट जो लोग होते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं और उनके हिसाब से हम एस्टिमेट करते हैं। The Delphi method talk estimate technique, it's a systematic and qualitative method of forecasting by collecting opinions from a group of financial experts through several round of question। जहां पे हम जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे कुछ राय लेते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके आंसर्स लेते हैं, फिर हम एस्टिमेट करते हैं उनके गिवन आंसर्स के हिसाब से, वो होता है हमारा डेल्फी मेथड। इन सब के बारे में आप एक एक बार ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है ना।
फिर आपको दे रखा है फोरकास्टिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन। टिपिकली द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस फोरकास्टिंग इज टू फोरकास्ट ऑफ सेल्स रेवेन्यू। सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपकी सेल्स क्या चल रही है। मोर ओवर द सेल्स प्रोडक्शन इज क्लोजली इंटररिलेटेड, हेंस दे शुड बी एस्टिमेट टुगेदर। यहां पर आपको एक फॉर्मूला भी दे रखा होगा, इसको निकालते कैसे, ये रहा देखिए। सबसे पहले हमने सेल्स ली, अभी आपने देखा था जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, रेवेन्यू यानी सेल्स लिया, उसमें से जो भी खर्चे थे आपने क्या करा, माइनस करा। यहां पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। माइनस करने के बाद आया हमारा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के बाद हमारे जो फिक्स्ड खर्चे हैं, अदर खर्चे हैं, वो माइनस किया। फिर आया हमारा ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम जब इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, टैक्स माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा ईएटी यानी कि प्रॉफिट अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये निकालने की बात हो रही है। सबसे पहले हम इसको लगाते हैं और देखते हैं इस मंथ का, इस ईयर का हमारा ईएटी क्या है, और उसके हिसाब से हम आने वाले ईयर्स को फोरकास्ट करते हैं या सोचते हैं। देन है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। याद होगा जब आपने चैप्टर पढ़ा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैलेंस शीट में आपको देखा होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ऑप्शन होता है, वहां पर एक साल से दूसरे साल में जो चेंजेस आए हैं वो किस वजह से आए हैं, किस रीजन की वजह से आए हैं, वो होता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, उसे निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यहां पर आपने देखा था क्या क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आता है, फाइनेंस एक्टिविटी आता है। बेसिकली कैश फ्लो में इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है किसका, कैश का। पैसा आ रहा है, इनफ्लो है, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो है। पैसा आ रहा है, इनफ्लो है, और पैसा जा रहा है, आउटफ्लो है। उसके बाद आपका ये कहानी शुरू होती है यहां से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो मेरे बिजनेस की कोर एक्टिविटी थी, जो मेरे बिजनेस की मेन एक्टिविटी थी, उन एक्टिविटीज को मैंने नाम दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो फार एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज कंसर्न, दे आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंड जनरली रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट दैट एंटर इनटू द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये वो एक्टिविटी है बेसिकली जो हमारे बिजनेस में करी जाती है, और इन एक्टिविटी से मालूम पड़ता है कि हमें नेट लॉस हो रहा है या फायदा हो रहा है। इट रिफ्लेक्ट कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट एडुकेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, हेल्प इन गेनिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द एक्सटर्नल पार्टीज लाइक लेंडर्स एंड इन्वेस्टर। ये रिफ्लेक्ट करती है कंपनी की एबिलिटी, कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, कंपनी कितनी एबिलिटी रखती है। कंपनी अपने जो कॉन्फिडेंस जलाना चाहती है एक्सटर्नल पार्टीज को, वो यहीं से आता है। नेट प्रॉफिट वर्सेस कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेट प्रॉफिट इट इंडिकेट्स नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैरिड आउट ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। पूरे साल में कौन कौन सी हमारी ऑपरेटिंग और कौन कौन सी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ वो बताता है आपको। लेकिन कैश फ्लो में हमारा रिजल्ट है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। इट इज कंप्यूटेड आफ्टर टेकिंग कंसीडरेशन इफेक्ट ऑफ नॉन कैश आइटम। नेट प्रॉफिट में नॉन कैश आइटम्स को करने के बाद आता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाया था तो नेट प्रॉफिट में जितने भी नॉन कैश आइटम्स थे वो हम जोड़ रहे थे, है ना। फिर आपका ये फॉर्मेट दे रखा है जो आपने पढ़ा हुआ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जब हम इन्वेस्ट करते हैं, सेल और परचेज करते हैं, तो वो हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट आता है। यहां पर आपको दे रखा है इट बेसिकली डील्स विद प्रोसीड्स फ्रॉम सेल और डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, या नॉन ऑपरेटिंग इनकम इन्वेस्टमेंट से, जैसे डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, रेंट मिला। अगर ये पेड कर रहे होते तो इसका पार्ट नहीं होता, वो फाइनेंसिंग का पार्ट होता बेटा, ठीक है ना। लेंडर्स विल बी एबल टू नो वेयर कंपनी हैज डिप्लॉयड द कैश। लेंडर जानना चाहती है कंपनी ने पैसा लगाया कहां है, अब किस जगह लगाया है, प्रॉफिट कितना हो सकता है। वेदर कंपनी हैज एक्वायर्ड एसेट रिलेटेड टू बिजनेस, जो कंपनी ने एसेट्स खरीदी है वो हमारे बिजनेस से रिलेट कर रही है या नहीं कर रही है, बिजनेस में उसकी कोई वैल्यू है या नहीं है, वो हमारी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। और फिर आपकी तीसरी है फाइनेंस एक्टिविटी, और यहां पर आपको फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि आपको पैसा चाहिए। पैसे के लिए हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, एक हमारा ओनर फंड होता है और एक हमारा बोरोड फंड होता है। ओनर्स मतलब कि मालिक के द्वारा लाया गया पैसा, बोरोड यानी कि हमने उधार लिया है। और ये पूरा फॉर्मेट होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग।
तीनों को जोड़ते हैं। अगर हमारा इसमें आंसर प्लस में आ रहा है तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, माइनस में आ रहा है तो नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ए को प्लस, बी को प्लस और सी को प्लस, तीनों को प्लस करने के बाद आप क्या करोगे, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का शुरुआत का बैलेंस था, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का शुरुआत का बैलेंस था, उसको आप जोड़ देते हो। और अगर उसको जोड़ने पर आंसर आपका जो लास्ट का यानी कि करेंट ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उससे मैच कर रहा है, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो इन एक्टिविटीज के बाद आपको कंसीडर करने हैं जब आप बना रहे हो कैश फ्लो प्रोजेक्शन। इट्स नॉट प्रॉफिट दैट रीपे लोन, इट इज द कैश दैट रीपेज लोन। प्रॉफिट से लोन नहीं देते हैं, कैश से लोन देते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसएसोसिएट द कैश पोजीशन फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटिटी। जो भी आपसे कैश से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको अलग से निकाल के रखने की, हाँ एक्चुअल में मेरे पास इतना पैसा है। टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड एक्सपेंसेस डर नॉट मैच विद टाइमिंग ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। जब आपके पास पैसा आता है और जब आपके पास पैसा जाता है, दोनों की टाइमिंग सेम नहीं हो सकती है। बैंक शुड शिफ्ट टू कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल एसेट्स बेस्ड लैंड। बैंक को क्या करना चाहिए, जब भी लोन देना चाहिए तो वो कैश टू कैश होना चाहिए, जिसके लिए हम मार्जिन रिक्वायरमेंट की नीड रखते हैं। तो इसके बाद आपको दे रखा है कि कौन कौन बनाता है। ये आपकी बैलेंस शीट है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। यहां हमारे ये कौन सी बैलेंस शीट है बेटा, वर्टिकल है, वर्टिकल बैलेंस शीट है। पहले हमारा शेयर कैपिटल आता है। अब यहां पर फिगर्स फॉर हिस्टोरिकल डाटा और फिगर फॉर फोरकास्टिंग डाटा, यानी कि ये जो हिस्ट्री में हमारी बैलेंस शीट है वो हुई है। अब इसको देखकर हम क्या बनाना चाह रहे हैं, अभी रिजर्व बैलेंस इतना है, अभी हमारी एसेट इतनी है, डेफर्ड टैक्स एसेट इतना है, भविष्य में कितना हो जाएगा, चेंज कुछ नहीं है, बस एक लाइन और आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब यहां पर आपको दे रखा है कि कौन क्या बनाता है। जब हम कैश फ्लो की प्रोडक्शन करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं, कौन करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार जरूर देख लेना, एक एक दो नंबर्स में आ सकता है आपसे पूछने के लिए, ठीक है। कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा। चलिए, तो बेटा ये था आपका एक नया सा चैप्टर जो आपके कोर्स में नया ही जुड़ा है, फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके थ्योरी को कम करना, न्यूमेरिकल्स को ज्यादा करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का वेटेज ज्यादा दिया जाता है। डीपीपी में मैंने न्यूमेरिकल्स अरेंज करे हुए हैं, उनको ही प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गब्बर आर्मी।